नमस्कारम। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स और इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है रॉक साइकिल। इस दो टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा आज। पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अर्थ सर का सरफेस रॉक्स से बना है और उन सभी रॉक्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट में बांटने का जो बेसिस है, आधार है, उसे वह रॉक्स के फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और उसके जो उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, कंटेनिंग मिनरल्स के आधार पे बेसिस पे इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है इग्नियस रॉक्स, जिसे हम हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसे हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। हम अभी बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की। अभी हम कुछ स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उसे आप गौर से ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि ये अर्थ है, तो अर्थ का जो मेंटल वाला पार्ट है, ये मेंटल है अर्थ का। इस पार्ट में आप पढ़े होंगे कि 2 लेयर होते हैं। एक लेयर जिसे स्टेनोस्फेयर कहते हैं, जो तैरता होता है, तैर रहा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है स्टेनोस्फेयर को। तो वो जो स्टेनोस्फेयर था उसमें मैग्मा नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो वाकई में रॉक्स का मोल्टेन स्टेट होता है, पिघला हुआ रॉक्स होता है। वह यहाँ वहाँ तैर रहा होता है और जब जैसे ही उसे अर्थ के क्रस्ट का जहाँ पे लेयर बहुत ही कमजोर दिखा, उसे वो फाड़ करके, तोड़ करके ऊपर की ओर आता है, तो हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन हुआ। वोल्केनिक इरप्शन हुआ, हम ऐसा मानते हैं। या हम उसे हिंदी में कहें तो कहते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जो मैग्मा अर्थ के इंटीरियर पार्ट में था, जब यह अर्थ के इंटीरियर पार्ट में था तो उसे मैग्मा कहा जाता था। और जैसे ही यह अर्थ सरफेस पाया, उसका नाम लावा हो गया। लावा जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो वह फैल करके, ठंडा होकर के रॉक्स का चट्टान का रूप लेता है और क्रिस्टलाइन रॉक्स को फॉर्म करता है। ये ऐसा रॉक्स है जिसमें कोई लेयर नहीं होता है, ये एक दूसरे से को बहुत ही टाइटली जुड़े होते हैं और कोई पोर्स नहीं होता है। इस चट्टान से, इस रॉक्स के थ्रू पानी रिस्क करके नीचे नहीं जा सकता है, यह पूर्णतः भरे हुए होते हैं। इस इग्नियस रॉक्स के 2 पार्ट हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है, सब टॉपिक किया गया है, सब डिवीजन। एक है एक्सट्रासिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रासिव इग्नियस रॉक्स, और दूसरा है इंट्रासिव। यहाँ पे भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार डायग्राम को देखें। मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, इसे आप गौर से देखें। जब मैग्मा बाहर की ओर आता है, मान लेते हैं कि ये मैग्मा है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये मैग्मा का पार्ट है और ये भी मैग्मा का पार्ट है। जब मैग्मा अर्थ क्रस्ट को तोड़ करके ऊपर की ओर आता है तो हम कहते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और तब जो रॉक्स बनता है उसे हम एक्सट्रासिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जब अर्थ क्रस्ट को तोड़ करके ऊपर आ जाए तब एक्सट्रासिव इग्नियस रॉक्स कहलाता है। लेकिन जब वह मैग्मा ऊपर की ओर तो उठता है, किंतु ऊपर की ओर उठने के बाद ये अर्थ क्रस्ट तक नहीं पहुंच पाता है और बीच में ही अर्थ क्रस्ट के नीचे ही ठंडा होकर के जम जाता है, तो ऐसे रॉक्स को हम इंट्रासिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। एक्सट्रासिव इग्नियस रॉक्स का कुछ एग्जांपल है, जैसे बेसाल्ट है, बेसाल्ट, और इंट्रासिव का ग्रेनाइट है जो काफी कठोर होती है, काफी हार्डनेस इसमें होती है ग्रेनाइट में। दूसरा हमारा टॉपिक है सेडिमेंट्री रॉक्स। जब इग्नियस रॉक्स फॉर्म होता है तो कई कारणों से इसका डिपोजिशन होता है, वो विंड के द्वारा हो, एयर वाटर के थ्रू हो, या फिर
जियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण हो, ये टूटता है। जब इग्नियस रॉक्स टूटता है तो टूटने के बाद फिर से हवा पानी के द्वारा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इग्नियस रॉक्स टूटा और वो कंकड़ दानों में के रूप में आ गया, तो इसे हवा और पानी के द्वारा ये कहीं और तक ले जाया जाता है और फिर वह धीरे धीरे एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, इस तरह से वो बनता जाता है। इसको बनने में काफी साल लगता है, 1-2 साल या 100 साल, 1000 साल नहीं बल्कि लाखों साल लग सकता है, जिसके कारण सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। जब एक मान लेते हैं कि यहाँ एक तरह का रॉक्स टूट के एक बार आया एक खास टाइम में, तो यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यह आपस में काफी नजदीक होकर के यह जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। फिर इसके ऊपर नए तरह के रॉक्स जमा होना शुरू हुआ, डिपोजिट होना शुरू हुआ, तो फिर से यह टेम्परेचर और प्रेशर के कारण काफी नजदीक आ गया। लेकिन आप इसका लेयर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसे आप समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा जो आप उसके थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा स्थिति ही ऐसा लेयर देखने के लिए मिल जाता है। आप खाजा का नाम सुने होंगे, एक मिठाई है और उस पे लेयर दर लेयर खाजा पे चढ़ा होता है। अब उस लेयर से भी समझ सकते हैं या नहीं, जिन लोगों ने ऐसे फर्श को देखा है घर में, ऐसे फर्श को जो मिट्टी का फर्श हो और उस पे टाइम टू टाइम लिपाई होती है, पुताई होती है। अब तो बहुत कम घरों में फर्श जो है मिट्टी का होता है, अधिकांश घरों में पक्की ही या फिर टाइल्स होते हैं। लेकिन जिन घरों में मिट्टी का फर्श हो, आप गौर करें, उन घर के फर्श को यदि आप काटते हैं, मिट्टी को काटते हैं, फर्श के मिट्टी को, तो आप पाएंगे कि लेयर दर लेयर है, क्योंकि अलग अलग समय में इस पर पुताई की गई है। और जिस तरह कलर की मिट्टी से पुताई की गई है, कोई चिकनी मिट्टी हो, कोई काली मिट्टी हो या फिर गोबर मिला हुआ मिट्टी हो, तो उस तरह के लेयर यहाँ देखने के लिए स्पष्ट मिल जाता है। तो ऐसा ही लेयर सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मिलता है। जब अलग अलग टाइम में अलग अलग रॉक्स का डिपोजिशन होता है और प्रेशर हीट के कारण वह आपस में कांटेक्ट में आते हैं और फिर वह सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। अब जो जितने भी मिनरल्स हैं और फॉसिल फ्यूल्स हैं, खास करके फॉसिल फ्यूल्स, वो भले ही कोल क्यों नहीं हो या फिर पेट्रोलियम क्यों नहीं हो, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग समय में डिपोजिशन होता है इग्नियस रॉक्स के टूटे हुए भागों का। तो मान लेते हैं कि एक समय काल में इतना डिपोजिशन हुआ इस लेयर तक और ये पूरा हार्ड हो गया है, लेकिन फिर कुछ ऐसा बदलाव आया कि यहाँ कई सारे वनस्पति, जिसे वेजिटेशन कह लें, और एनिमल्स के अवशेष आकर के बैठ गए। भूकंप ही आया, बाढ़ ही आया, किसी कारण से फिर इसके ऊपर से आना शुरू हुआ, डिपोजिशन का प्रोसेस शुरू हो गया। तो इस बीच में ये सब आकर के बैठ जाता है, जिसके कारण बाद के समय में यही फॉसिल फ्यूल्स में चेंज होता है। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर काफी मायने रखता है। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स को। एक बात और सुन लें सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वह सी बेड में भी पाया जाता है। सी बेड जो समुद्र का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसमें भी पाया जाता है, क्योंकि जो कण होते हैं, बालू के कण या फिर चट्टानों के कण, रॉक्स के कण, वो उसमें बैठता जाता है और हजारों लाखों सालों के बाद उसकी तलहटी में सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाता है। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी में सबसे पहली बार या सबसे पहला रॉक्स है जो पृथ्वी पर बना था। अब हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करते हैं। जब मेटामॉर्फिक रॉक बनता है तो यह दो तरीकों से बन सकता है। एक, ये इग्नियस रॉक से डायरेक्टली भी बन सकता है या फिर सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकता है। थोड़ा कम दिखता है, मैं बार बोल दूंगा एक बार, इसमें इंक थोड़ा कम है, फिर भी देखिए।
इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स में किसी भी तरह का जो बदलाव आता है, उस बदलाव में दो फैक्टर बहुत ही अहम होता है, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। तो वो या तो इग्नियस रॉक हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हो, इस दोनों में जो बदलाव आता है उस बदलाव के कारण ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। जैसे मान लेते हैं कि इग्नियस रॉक टूटा और वह बालू की छोटे छोटे कणों में आया, फिर वह टूटा और क्ले बना। लेकिन क्ले में ही जब प्रेशराइज होता है क्ले, जब प्रेशर पड़ता है क्ले पर, प्रेशर काफी हाई हो जाए तो यह चेंज कर देता है, क्ले चेंज होकर के यह मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाता है। क्ले चेंज होकर के जो है स्लेट नामक रॉक्स बनता है। और यदि लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन मार्बल में चेंज होता है। क्ले जब चेंज होता है प्रेशर के कारण तो वह स्लेट बनाता है और लाइमस्टोन मार्बल को बनाता है। तो यह सेडिमेंट्री रॉक्स का कुछ एग्जांपल है। ज्योग्राफी के जिस पार्ट में रॉक्स के बारे में स्टडी होता है, रॉक्स की स्टडी किया जाता है, उसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, मेटामॉर्फिक रॉक में भी लेयर दर लेयर पाया जाता है। लेयर को आप देखने के लिए इसमें मिल जाएगा आपको। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है रॉक साइकिल, इसको जानेंगे, द रॉक साइकिल को। यहाँ इग्नियस, I फॉर इग्नियस, S फॉर सेडिमेंट्री और M फॉर मेटामॉर्फिक की बात करते हैं। जब इग्नियस रॉक फॉर्म करता है और कूल होकर के ठंडा होता है तो टूट करके डिपोजिशन के कारण यह इरोजन और डिपोजिशन, पहले इरोजन होता है, टूटना होता है, अपघटन जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके बाद डिपोजिशन या जमाव की प्रक्रिया होती है तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और सेडिमेंट्री रॉक के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। लेकिन जब ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है और हाई प्रेशर के कारण यह अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जब पहुंचता है, जब हाई प्रेशर होता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। और जब यह अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, मींस कि अर्थ पृथ्वी के नीचे पहुंचता है, नीचे जाता है कई कारणों से, वो भले ही अर्थक्वेक हो या फिर कई कारणों से, तो वहां पे हाई टेम्परेचर के कारण यह फिर से मोल्ट हो जाता है, मेल्ट होता है। अब मोल्टेन स्टेट में यह मैग्मा बन जाता है और मैग्मा के बाद फिर यह लावा के रूप में जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो ऊपर की ओर आता है और फिर इग्नियस रॉक बनाता है। फिर लाखों सालों के दौरान यह सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होता है और उसके बाद फिर मेटामॉर्फिक रॉक में, और फिर से यह मैग्मा बनता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। इसका यूज है और क्या इंपोर्टेंस है इसको भी देख लेते हैं। यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स है, हमारे डेली लाइफ में ये किस तरह से अहम है इसको भी जान लेते हैं, क्या उपयोग करते हैं। आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस साइकिल पे या फिर बस या किसी भी ऐसे व्हीकल्स पे चढ़ रहे हो तो उसमें कहीं न कहीं मिनरल्स या मेटल लगा ही है। वो मेटल या मिनरल्स रॉक्स से ही एक्सट्रैक्ट करके, निकाल करके लाया जाता है और उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हमारे भोजन में भी मिनरल्स चाहिए होता है और वह मिट्टी में मिला हुआ मिनरल्स पौधा खींच करके अपने फल या फूल में लाता है और जिसे हम खाने के बाद वो हमारे शरीर में आता है। रॉक्स का ही एक पार्ट सॉइल है जो इरोजन और डिपोजिशन के कारण, खास करके इरोजन के कारण यह सॉइल बना है। और सॉइल अर्थ क्रस्ट का वह इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके कारण ही हम लोगों को भोजन मिल पाता है। यदि हम लोग भोजन के लिए ढूंढें, मिट्टी या जगह ढूंढें और मिट्टी ही नहीं रहे तो हम लोग पौधा नहीं उगा पाएंगे। हमें भोजन के लिए पौधों पे या फसलों पर निर्भर होना पड़ता है और वो फसल या पौधा हम मिट्टी में उगाते हैं।
इसके अलावा कई ऐसे गैस हैं, कोल है, जो हमें रॉक्स में ही से मिलता है। भले ही वो सेडिमेंट्री रॉक से ही क्यों नहीं मिले, लेकिन हमें उसमें से निकाल के लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जितने भी उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, वो सब हमें रॉक्स के बीच से ही मिलता है। इसके साथ ही कोयला भी, आयरन भी, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जितने भी एलिमेंट या जितने भी मिनरल्स हैं और मेटल है, वो सब कुछ हमें इसी रॉक्स के बीच से मिलता है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ तक में किसी कुछ पूछना हो, कन्फ्यूजन हो तनिक भी, तो जरूर पूछेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप तक मैं सही तरीके से पहुँचूँ, आसान भाषा में पहुँचूँ और आप तक बात को पहुँचा पाऊँ। फिर भी मैं बहुत जानकार इंसान नहीं हूँ इस विषय का। जहाँ भी लगे कि यहाँ सुधार की जरूरत है या फिर सर ऐसे पढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो ज़रूर आप अपना फीडबैक दें। आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी अहम होता है। मैं चाहता हूँ कि सुधार करूँ, इम्प्रूवमेंट करूँ, और पहले की तुलना में काफ़ी मैं इस बारे में सीखा हूँ जब से ऑनलाइन क्लास हुआ है। कम से कम बोलना तो सीखा ही हूँ कि कैसे आप तक बात सही स्पष्टता पहुँचा पाऊँ। हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना सहयोग जारी रखें। धन्यवाद।